जी, कृष्णमोहन मिश्रा, अभी आपने जिक्र किया कि आर्मी के ट्रांसफॉर्मेशन में उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही और उनकी अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। देखिए, उत्तराखंड के एक बहुत ही साधारण से परिवार से ताल्लुक रखने वाले, बहुत ही छोटे गांव से निकले और किस तरह से सेना के सर्वोच्च पद पर वो काबिज हो गए और जिस तरह की भूमिका एक सेना प्रमुख के तौर पर उनकी रही और फिर सीडीएस के तौर पर सारी सेना के प्रमुख अंगों को इंटीग्रेट कैसे करना है, कैसे उनके बीच सिनर्जी लेकर आना ही है, बहुत बड़ा योगदान उनका। दरअसल तीनों सेनाओं के तालमेल की जब भी बात की जाएगी तो हमें हमेशा याद किया जाएगा जनरल रावत को। भारतीय सेनाएं आज़ादी से पहले एक कमांडर इन चीफ के नीचे रहती थीं। ये वक्त ये था कि इंडियन एयरफोर्स तो पैदा ही हो रही थी, नेवी बड़ी थी, लेकिन एक कमांडर इन चीफ होता था अंग्रेज़ों के ज़माने में। उसके बाद तीनों के अलग अलग चीफ होते गए, लेकिन उसके साथ तीनों सेनाओं के तालमेल में फ़र्क भी पड़ा। इस चीज़ को लेकर करगिल के टाइम पर इस चीज़ के बारे में सोचा गया था कि इनके तालमेल को किस तरह से बढ़ाया जाए, और उसके बारे में जो भी फैसले लिए गए उसमें उनको इम्प्लीमेंट करने में जनरल रावत का सबसे बड़ा रोल रहा है। तीनों सेनाएं किस तरह से एक साथ काम करें। थिएटर कमान उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। थिएटर कमान अब हकीकत है, थिएटर कमान भारतीय सेना में बनेगी, लेकिन वो जब भी बनेगी तो ये याद किया जाएगा कि ये जनरल रावत का ब्रेन चाइल्ड है, ये जनरल रावत का दिमाग था और ये जनरल रावत की कोशिशें थी बाहर आए। और उसी समय इन्फिल्ट्रेशन बहुत बढ़ रहा था, तो हम लोगों ने पूछा कि टेररिस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं, और उन्होंने उसी मुस्कुराहट के साथ और उसी कॉन्फिडेंस के साथ, वो उनके चेहरे पर जो भाव होते थे वो हमेशा मुस्कुराहट के और उत्साह के होते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस और उनकी जो सीधी बात है वो समझ में आती थी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमें मालूम है कि वहाँ पर वो लोग तैयार हैं और हम भी तैयार हैं उनके रिसेप्शन के लिए। वो आते जाएंगे और हम उनको लगातार 2.5 फीट ज़मीन के नीचे भेजने का काम करते रहेंगे। ये बात मुझे बहुत अच्छे से याद है। जनरल रावत की यही सारी चीज़ें थीं कि जो कि सबसे आगे खड़े हुए एक जवान को, एक कमांडर को, एक यंग कमांडर को, एक कंपनी कमांडर को जो कि यंग कैप्टन साहब या मेजर साहब होता है, उसको भी जोश देती नहीं। भारतीय सेना की जो एग्रेसिवनेस है जो पिछले कुछ सालों में बढ़ी, वो जनरल बिपिन रावत की देन है। वो हमेशा इस चीज़ को कहते थे कि एग्रेसिव होकर रहो, एग्रेसिव होकर रहो, दबा कर रखो। और सीमा पर जो आपने देखा कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई तो भारत ने उसका बहुत करारा जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान को आखिरकार इस फरवरी में सीज़ फायर के लिए आना पड़ा कि अब हम सीज़ फायर जो 2003 का है उसको हम लागू करेंगे। आज से पहले पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आई थी, और उसको ये बात समझाने वाले जनरल बिपिन रावत थे। उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से समझा दी कि अगर आप वहाँ से 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड फायर करेंगे तो हम उतना फायर करेंगे जितना हम चाहेंगे, जितना आपके खिलाफ यूनिटी एक्शन लेने के लिए ज़रूरत है। और ये वो चीज़ थी जो सरहद पर नज़र आती थी, और एक जवान से लेकर एक यंग कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर या उसके ऊपर जो कमांडर्स होते थे अलग अलग स्तर पर, सबके अंदर वो भावना आती है। हमेशा जो कमांड होती है, जो भावना होती है, वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, और अगर ऊपर जनरल रावत जैसा एक ऑफिसर होता है, एक सेनाध्यक्ष होता है या एक सीडीएस होता है, तो उसका असर नीचे तक जाता है। जी, और बहुत ही जो खतरनाक माने जाने वाले इलाके हैं कृष्णमोहन मिश्रा, उनमें उन्होंने अपनी दक्षता का परिचय दिया। एलओसी से लेकर एलएसी तक, आप जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में, और जो उनकी नेतृत्व क्षमता थी उसका हर कोई कायल था। उन्होंने हर जगह फ्रंट से लीड किया। वो अपनी रेजिमेंट में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहे जब वो यंग कमांडर थे तब से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जोश के साथ काम करते थे और बहुत आगे बढ़ के काम करने के वो शौकीन थे। जब वो धीरे धीरे आगे राइज करते गए, जब उनके रैंक्स बढ़ते गए, तभी से ये समझ में आने लगा था, अगर वो कहीं पर होते थे तो ये समझ में आता था कि ये वो ऑफिसर है जो बहुत ऊपर जाएगा। जब वो 3 कोर कमांड कर रहे थे नागालैंड में, उस समय भी उनकी जो दिलेरी थी, जो जिस तरह से वो प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते थे और जिस तरह से वो लोगों से मिलते जुलते थे, वो सारी चीज़ें देखकर समझ में आता था कि ये बहुत आगे जाने वाले अफसर हैं। और उसी दौरान वो हादसा हुआ था कि जब उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया और उसके बाद वो क्रैश लैंडिंग कर गई और सारा जो एविएशन फ्यूल था वो जनरल बिपिन रावत की वर्दी पर आ गया था। लेकिन उसके बाद भी जो प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने आंखों देखा, उन्होंने बताया है कि वो उसके बाद बस केबिन में गए, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म चेंज की और उसके बाद अगला हेलीकॉप्टर लेकर वो दोबारा जो उनका तय टूर था उसमें गए। ज़रा सी भी शंका नहीं, ज़रा सी भी आशंका नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के दिमाग में आता है कि अभी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसके कुछ मिनटों बाद, आधे घंटे बाद हम दोबारा दूसरा हेलीकॉप्टर लेकर जाएँ, पर
उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ क्लियर थी कि जो काम करना है, जो ड्यूटी है, वो ड्यूटी की जाएगी, चाहे कोई भी बात हो। जगह लीड करना और किसी भी मोर्चे की बात की जाए और हर जंग में वो जीत हासिल करना, ये उनकी खासियत मानी जाती है। और उनका पूरा कार्यकाल अगर हम देखें सेना प्रमुख के तौर पर, उसके बाद जब इतनी अहम जिम्मेदारी सीडीएस के तौर पर उनको ये दी गई, तो उनका पूरा कार्यकाल शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस से भरा हुआ नजर आता है। उनकी जो एग्रेसिवनेस थी चीज़ों को करने की, वो आज तक कायम रही। वो सीडीएस बन चुके थे, सर्वोच्च पद पर थे, लेकिन अभी भी जब वो बात करते थे तो उनमें वही उत्साह और वही जोश नज़र आता था। और ये जोश जब वो सेकंड लेफ्टिनेंट थे तब भी था। पुराने लोग बताते हैं कि वो हमेशा हर चीज़ को करने के लिए, हर चैलेंज के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जोश से भरे हुए रहते थे। और वो इस तरह से उनका हाव भाव होते थे, इस तरह काम करने का ढंग होता था कि दूसरे जो ऑफिसर्स होते थे, दूसरे जो सैनिक होते थे, उनको बहुत ज़्यादा हौसला मिलता था और बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते थे। जनरल रावत एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते थे। यानी जब वो बात करते थे तो उनकी बात लगातार सुनने का दिल करता था। जो भी उनके लेक्चर्स हैं, उनके लेक्चर्स जब भी हम लोग सुनते थे तो हमेशा ये कोशिश करते थे कि उस समय एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुना जाए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा विजडम होती, उनमें बहुत ज़्यादा विद्वता की बातें होती थी, सैनिक इतिहास की बातें होती थी, सैनिक परंपरा की बातें होती थी और दूरदर्शिता की बातें बहुत ज़्यादा होती थी। भविष्य में लड़ाइयाँ कैसे होंगी, किस तरह के हथियार होंगे, क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी। आईबीजे जो उन्होंने बनाई वो उनके दिमाग में काफ़ी पहले से थी। और ये आज की तारीख में सबसे मॉडर्न चीज़ है जो भारतीय सेना के साथ हो सकती है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाना, जो कि ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन के इलाके में थोड़ी दूर तक जाएंगे लेकिन बहुत रफ्तार से जाएंगे। उनका एक अलग अपना इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ने का सिस्टम है। ये सारी चीज़ें जनरल रावत के दिमाग की उपज थी। भविष्य की लड़ाइयाँ कैसी होंगी, उस समय लड़ाई के तरीके क्या होंगे, हथियार क्या होंगे और भारतीय सेना को किस तरह तैयार होना है, ये इन सारी चीज़ों को लेकर उनका विजन एकदम क्लियर था और वो विजन बहुत आगे का था जी। और वो विजन भी था और वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना है, उस दिशा में कैसे कदम उठाने हैं, वो भी दिखाई देता था उनकी सोच में, क्योंकि सोच बहुत बड़ी थी, इरादे बहुत बड़े थे। और कृष्णमोहन मिश्रा, जो दूरदर्शिता की आपने बात की, जो चेतावनी उन्होंने दी थी बायोलॉजिकल वॉरफेयर को लेकर, उसमें भी कहीं ना कहीं उसकी झलक मिलती। बिल्कुल। इस समय भारतीय सेना अपने आप को बहुत तेज़ी से तैयार कर रही है एनबीसी, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर के लिए। इन सारी चीज़ों को जनरल रावत ने, जब वो वाइस चीफ थे तब भी, जब चीफ थे तब भी और जब सीडीएस हैं तब भी, यानी पिछले 5-6 सालों में उन्होंने कहा कि ये रियलिटी है, डर्टी न्यूक्स रियलिटी हैं और इनसे भागा नहीं जा सकता। उसके लिए तैयारी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बेहतर है, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसी तरह से ड्रोन्स को लेकर उनके दिमाग में पिछले साल जब हम लोगों ने बात की थी तो उनके दिमाग में पिक्चर एकदम क्लियर थी कि भविष्य में लड़ाई इसी से लड़नी पड़ेगी, ये भविष्य है अब लड़ाई का। और हमने देखा आर्मीनिया और अजरबैजान की जो लड़ाई हुई उसमें ये चीज़ सामने आई कि अब लड़ाई की जो शक्ल है वो ड्रोन तय करेंगे। लड़ाई किस तरह से होगी, युद्ध कला किस तरह से विकसित होगी, भविष्य में लड़ाई के मैदान क्या होंगे और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा किसी देश के इतिहास पर, भूगोल पर, उसके अर्थशास्त्र पर। इस बारे में जो उनका विश्लेषण होते थे वो वाकई सुनने के काबिल होते थे। हम उनको बहुत ज़्यादा हम लोग सुना करते थे क्योंकि उनसे हमेशा बहुत ही समझदारी की बातें समझ में आती थी। सैनिक इतिहास के बारे में उनकी जो राय होती थी, सैनिक इतिहास के बारे में जो वो बताते थे, वो सारी चीज़ें बहुत ही विस्तृत होती थी और उनका विश्लेषण बहुत ही अद्भुत होता था। लड़ाई को लेकर एकदम क्लियर रहते थे कि आगे की जो चीज़ें हैं, आगे लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। एनबीसी आ चुका है, एनबीसी एक रियलिटी है, भविष्य में फेस करना पड़ेगा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, चीन के इरादे क्या हैं, चीन किस तरह से आगे बढ़ेगा, चीन की भविष्य की योजनाएं क्या होंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में वो खुलकर बात करते थे और बहुत अच्छे से विश्लेषित करते थे, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाते थे। उनसे बात करने पर आपको सैनिक इतिहास, भविष्य की सैनिक की योजनाएं और भविष्य के युद्धों के बारे में बहुत क्लियर पिक्चर मिलती थी हमेशा। जी। और ये जो दोहरी चुनौती की आपने बात अभी की कृष्णमोहन मिश्रा, चीन को लेकर जिस तरह से वो इस बात को भांप गए थे कि किस तरह से चीन जो है वो एलएसी के पार उस वक्त कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में वहाँ पर लगा हुआ है और हमें उसका कैसे जवाब देना है, दुश्मन देश के दुस्साहस को हमें कैसे मात देनी है, कैसे पटकनी देनी है, इसको लेकर जो रणनीति बनाने की बात थी, हम चाहे वो डोकलाम में देखें, ये उन्हीं को श्रेय जाता है, वो पूरी रणनीति बनाना और कैसे चीन से निपटना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसको लेकर पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार करना।
दरअसल पिछले 4 से 5 साल में भारतीय सेनाओं ने बहुत सारे चैलेंजेस झेले जो अनप्रेसिडेंटेड थे। आज से पहले वैसा हुआ नहीं। जनरल रावत पिछले साल से सीडीएस हैं, उससे पहले 3 साल वो सेना अध्यक्ष रहे और उससे पहले भी वो साउथ ब्लॉक में पोस्टेड थे जब वो डेप्यूटी चीफ और उप सेना अध्यक्ष के पद पर थे। उन चीज़ों को वो तभी से डील कर रहे थे। भारत ने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की, वो भी उन्हीं के दौरान हुई। एक बार जब वो चीफ थे और एक बार जब वो उप सेना अध्यक्ष थे, तब जब उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उसी तरह से डोकलम का संकट जिस समय हुआ उस समय भी वो साउथ ब्लॉक में पोस्टेड थे और जब ये एलएसी पर पिछले साल से टकराव शुरू हुआ तब तो वो सीडीएस बन चुके थे। पाकिस्तान के साथ जितनी भी टेंशन्स आगे बढ़े, बड़ी घटनाएं हुई, उस सब को उन्होंने डील किया। पिछले 5 से 6 साल भारतीय सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। इसमें एक नए तेवर के साथ भारतीय सेना नजर आई है कि जब डोकलम में भी उसने चीनी सेना के सामने पीछे नहीं हटी और आखिरकार 72 दिन बाद चीन को ही पहले ब्लिंक करने पर मजबूर होना पड़ा। एलएसी पर भारतीय सेना पीछे नहीं हटी, पिछले 1.5 साल से लगातार जमी रही और पूरी ताकत से जमी रही। लगता था कि सर्दियां कैसे काटी जा सकती हैं चुशूल में दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कैसे रहा जा सकता है, फौज कैसे रहेगी, कैसे उसके टैंक्स खड़े रहेंगे, टैंक का तो मेटल क्रैक कर जाएगा, वो स्टार्ट नहीं होंगे। उन सारी चीज़ों को आगे बढ़कर ख़त्म किया गया। आज भारतीय सेना दूसरी सर्दी काट रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहाँ तापमान इस समय ही -10 से 15 हो चुका होगा और अगले 15 से 20 दिन में वो -25 -30 तक जाएगा। लेकिन वहाँ भारतीय सेना भी तैनात है, भारतीय सेना के जवान वहाँ रह भी रहे हैं, भारतीय सेना के हथियार भी वहाँ हैं, वहाँ टैंक्स भी हैं, वहाँ आर्टिलरी भी है, हर चीज़ वहाँ पर तैनात है। इन सारी चीज़ों के लिए बहुत हिम्मत, बहुत प्लानिंग और बहुत ही बड़े फैसले लेने की ज़रूरत थी। उन सारी चीज़ों के पीछे जनरल रावत थे। इसी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत बड़ा फैसला होता है। जब आप अपने लोगों को, अपने सैनिकों को दुश्मन के इलाके में दाखिल करते हैं, ख़ासतौर पर जब वो पाकिस्तान जैसा दुश्मन हो और वहाँ जाकर आतंकवादियों के ठिकाने पर उनको हमला करना है, बिहाइंड द एनिमी लाइन्स कार्रवाई करनी है और उसका सुरक्षित वापस आना है, बहुत बड़े फैसले होते हैं। उनके रिपरकशंस कुछ भी हो सकते हैं, कितनी भी बुरी स्थिति पैदा हो सकती है। इन सारी चीज़ों में जनरल रावत जुड़े रहे। पिछले 5 से 6 साल में भारतीय सेनाओं के तेवर, उनकी शैली और उनकी जिसको हम एक सामान्य भाषा में धमक कहते हैं, उनका रौब कहते हैं, वो जिस तरह से आगे बढ़ा, उसके पीछे जनरल रावत का हर जगह कोई न कोई हाथ ज़रूर रहा। जी, इस बात पर भी उनका बहुत फोकस रहता था कृष्ण मोहन मिश्रा कि हमारे जो निर्भरता है दूसरे देशों पर वो बहुत ही कम होनी चाहिए। जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, कल पुर्जे हैं, वो विदेश से क्यों आ रहे हैं, हमें खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाना है, हमें आधुनिकीकरण जो करना है सेना का, इस पर बहुत ज़्यादा उनका फोकस रहता था। भारतीय सेना जो पिछले 5-6 साल से मैं अभी कह रहा था कि वो बदल रही है, नई शक्ल आ रही है, उसमें मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और मॉडर्नाइजेशन में भी मेक इन इंडिया बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ साल पहले जब ये आइडिया आया था, दरअसल पिछले कुछ साल पहले ये दिमाग में चीज़ आई थी, सरकार के स्तर पर सोचा गया, सेना के स्तर पर सोचा गया कि हम हथियार आयातक क्यों बने रहे पूरी दुनिया के सबसे बड़े, हम हथियार निर्माता भी बन सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री को आगे लाया गया। शुरुआत में ऐसा लगा कि सफल नहीं होगा, इंडस्ट्री को भी एक किस्म का अंदेशा था कि चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, और आज कुछ दिनों बाद वो चीज़ें हो रही हैं। अब भारत हर चीज़ बना रहा है। भारत में कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां भारत में हर चीज़ बना रही, मल्टीमोड ग्रेनेड से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाले पिनाका रॉकेट से लेकर टैंक से लेकर बख्तरबंद जैकेट से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां तक, हर चीज़ भारत की इंडस्ट्री बना रही है। और आज से कुछ साल, 5 से 10 साल के अंदर भारत हथियारों के निर्यातक के रूप में उभर आएगा। इन सारी चीज़ों के पीछे सरकार, अगर राजनीतिक नेतृत्व की एक अच्छी मंशा थी तो उसके पीछे जनरल बिपिन रावत का एक शानदार सैनिक नेतृत्व भी था। उन्होंने सेना के अफसरों को भी इस चीज़ के लिए कायल किया। उन्होंने इंटरनली बातचीत की, क्योंकि सेना के अफसरों में इस चीज़ को लेकर बहुत एप्रीहेंशन था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या DRDO जो जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहा है, जो चीज़ बना रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो चीज़ बना रही है, या माफ़ कीजिएगा HAL कोई चीज़ बना रहा, वो कितनी भरोसेमंद है। विदेशी आयात की हुई चीज़ों को लेकर हमारे दिमाग में वैसे ही थोड़ा सा एक ज़्यादा बड़ा भाव रहता है कि वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन इन चीज़ों से धीरे धीरे सेना को भी कायल कराया। और सेना को कायल कराने के पीछे बहुत बड़ा जो रोल था वो जनरल बिपिन रावत का था। उन्होंने इन सारी चीज़ों को लोगों को पचाया, लोगों को डाइजेस्ट करवाया
कि भारतीय इंडस्ट्री भी अच्छे हथियार बना सकती है और उन हथियारों को धीरे धीरे और विकसित किया जा सकता है। अगर भारत को उन्नत करना है तो आपको भारतीय इंडस्ट्री को उन्नत करना पड़ेगा और जो मिलिट्री इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे ताकत पाएगी। आज मिलिट्री इंडस्ट्री पनप रही है, कुछ सालों बाद वो और ज़्यादा पनपेगी, एक मजबूत इंडस्ट्री के तौर पर सामने आएगी। और उसके पीछे भी अगर राजनीतिक नेतृत्व है तो सैनिक नेतृत्व में जनरल बिपिन रावत का नाम ज़रूर आएगा। जी, और एक और कृष्णमोहन मिश्रा, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है, दूसरी ओर चीन का विस्तारवाद है, चीन की चालबाजी है, और उसके बीच इस तरह से जनरल बिपिन रावत का चले जाना, क्या ये एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है देश के लिए? और उस वैक्यूम को अब भरना बहुत जल्दबाजी करनी होगी, इसमें ये भी एक चैलेंज है। देखिए, जितनी कल से मेरी लोगों से बात हो रही है, सैनिक अफसरों से, रिटायर्ड अफसरों से, यंग अफसरों से, सबका ये कहना है कि ये एक ऐसा है जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि इंसान को लगता है कि इसके बगैर हम क्या करेंगे। और आज दरअसल कल से जो लोगों के अंदर भावनाएं हैं, जो उनके जज्बात हैं, वो यही हैं कि इस वक्त उनका चला जाना, जबकि भारतीय सेना बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही, क्रूशियल दौर से गुजर रही। एक तरफ उसका पुराना इतिहास है जो ब्रिटिश राज से जुड़ा हुआ है, पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, पुराने हथियारों से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ उसको बिल्कुल एक नई शक्ल की तरफ वो जा रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। अभी कुछ साल कम से कम जनरल रावत जैसे एक शख्स की ज़रूरत थी। जिस जगह वो थे और जिस तेज़ी के साथ वो उन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे थे, उनको पुश कर रहे थे, लगातार सरकार से भी तालमेल बनाना, सैनिक अफसरों को भी समझाना, सेनाओं के बीच में भी तालमेल बनाते रहना, लगातार सरकार से भी तालमेल बना के रखना कि उन चीज़ों के लिए फंड्स आते रहें, ज़रूरी चीज़ें आती रहें। इन सारी चीज़ों में जनरल रावत का बहुत बड़ा हाथ था जी। पूरी जो फोर्स थी वो जनरल रावत थे इसके पीछे। और ऐसे वक्त में जब भारतीय सेना बदलाव के दौर से गुजर रही है, एक नए युग में जा रही है, ऐसे में जनरल रावत का चला जाना वाकई सबको, जैसा मैंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि ये वो झटका है जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। जी, पूरा देश उनकी कमी को महसूस कर रहा है और ये ऐसी क्षति है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। जनरल बिपिन रावत सेना के सर्वोच्च पद पर थे, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े थे। शहर में रहते थे, आलीशान बंगले में रहते थे, लेकिन उनका दिल गांव में बसता था। उनकी अंतिम इच्छा भी गांव से जुड़ी थी, लेकिन दुर्भाग्य से अब ये कभी पूरी नहीं हो सकती। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.